तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स इज सेलिब्रेटिंग 7-day टीचर्स डे वीक एंड टुडे इज द डे 2 ऑफ दिस 7-day टीचर्स डे मीट। एंड इसके पहले हमने DU बीएड पर रिगार्डिंग बात किया था। आज हम केवल सोनली BHU बीएड के रिगार्डिंग बात करेंगे। BHU बीएड पर आने से पहले हमको कुछ बातें जो समझना ज़रूरी है कि क्यों BHU बीएड बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो एक चीज़ हमें ये समझना होगा कि देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसलिए पॉपुलर होती हैं क्योंकि उनका लोकेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग हम बात करें तो वो सेंट्रली लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है एंड सीइंग द कंट्री दिल्ली मोर और लेस सभी जगह से बराबर से कनेक्टेड है। तो है क्या कि दिल्ली में होने के कारण इसलिए थोड़ा सा उसका वैल्यू और डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम BHU बीएड का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी बनारस में लोकेटेड है, वो भी बहुत अच्छा बीएड करने के लिए संस्था है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि देखो, पहले तो BHU बीएड का फी जो है बहुत कम है। पूरे साल भर का बीएड करने का फीस है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये नहीं, आई गेस 3,100 रुपीज़ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3,100 रुपीज़ फी है पूरे एक साल का बीएड करने का फी। अब देखिए, होता क्या है, जब आप करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया है उसी में कामयाबी मिलेगा। दो हम एक विशफुल थिंकिंग करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्म फिल कर देंगे, वो वाला फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन यार, जब पेपर होता है, जब रिजल्ट आता है तो डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाती है। जैसे बहुत लोगों को इस बात का आइडिया नहीं रहता है कि BHU में ना कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। अगर आपको एक पल को BHU में बीएड में सेलेक्ट होना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कठिन है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कठिन है। लेकिन पॉपुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो दिल्ली में है। एज सिंपल एज दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में है बस। और BHU का बीएड भी इक्वली वैल्यूएबल है। और प्रिपरेशन के समय जब भी कोई कैंडिडेट BHU के रिगार्डिंग सोचता है तो कई और एस्पेक्ट भी माइंड में रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बेस्ट के साथ साथ ये भी है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है भाई, दिल्ली में रहने का ही कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के फीस थोड़ी ना कोई बहुत ज़्यादा है, 10,000, 12,000, 15,000। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड का फीस कितना है? 6,500 रुपये है। ठीक है, मेरे टाइम में 5,310 रुपये था। ठीक है, अब कितना फीस है? लगभग 6,500 रुपये फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का पूरे साल भर का। लेकिन यार, दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। और BHU में हॉस्टल का फीस भी मात्र आई गेस 3,000 रुपये ही है। ठीक है, 3,000 रुपये हॉस्टल का फीस है। अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि सबसे पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल नहीं है कंपेयर टू BHU में अगर किसी फीमेल को एडमिशन लेना है तो ज़्यादा बेहतर आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। बहुत कम प्राइस में आप बीएड भी कर लोगे वहाँ से, और वो हॉस्टल्स इक्वली सेफ भी है, इवन फार सेफर देन दिल्ली। ठीक है, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है जो प्रिपरेशन से पहले माइंड में रखना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर हो सकता है कि अब ये बात तुम अपने पेरेंट्स को कैसे कम्युनिकेट करोगे। एट टाइम्स होता है कि आप पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा एनीथिंग कि जो उनके शहर से बाहर है, ठीक है, वो सेफ नहीं है। नहीं, क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है वो ज़्यादा सेफ हो। तो ये भी ज़रूरी है एट द सेम टाइम कि आपका सिलेक्शन भी हो। पहला चीज़ तो ये, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमने उसका फॉर्म नहीं फिल किया। मैं पूछो कि क्यों नहीं फिल किया? सर, मेरे पेरेंट्स हमको वहाँ भेजेंगे नहीं। देखो यार, तुम्हारे पेरेंट्स भेजेंगे या नहीं भेजेंगे वो तो बहुत बात की बात है। साथ में ये भी एक मुद्दे की बात है कि वो भी आपको बुला नहीं रहे हैं कोई। ठीक है, वो लोग भी आपको कोई बुला नहीं रहे हैं। पहले जब आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाए, ठीक है, जब आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप बोलिए कि मैं वहाँ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। पहले वो आपको वो ऑप्शन दें। पहले आप ये भी चेक करो, अपना भी लेवल चेक करो, लेमैन लैंग्वेज में बोले तो अपनी भी औकात चेक करो कि यार मेरा उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप पेपर दीजिए। तो जैसे कि मैं सभी कैंडिडेट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो मिनिमम बीएड के एटलीस्ट आपको 5 फॉर्म्स डालने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपका हो ही जाएगा। उसके बाद भी आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जैसा कि कल डे 1 वाले सेशन में मैं ये बात समझा रहा था आप लोगों को कि देखो यार, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में केवल वही चल रहा होता है। और गवर्नमेंट जॉब में भी उनके दिमाग में हायरार्की सेट रहता है कि वो वाला प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ऊंचा है, ये वाला कर रहे हो तो एवरेज है,
ये वाला कर रहे हो तो थोड़ा लो ग्रेड का है, अच्छा चलो ठीक है साथ में बीएड का फॉर्म फिल कर देते हैं, बैकअप बना लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स का जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं ढंग की जगह है, गलती से हो गया तो बात और है, अदरवाइज इतना ईजी नहीं होता है इन सभी जगहों पर सिलेक्शन पाना। ठीक है, और अगर ये बात आपको गेज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप गूगल के प्ले स्टोर से दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वहां से आप ले सकते हैं, आप खुद पेपर देख लीजिए और आप देखिए कि अगर इस पेपर में 300 में कट ऑफ जा रहा है 240 नंबर 220 नंबर, तो क्या मैं स्कोर कर पा रहा हूं। ठीक है, आप लिटरली इस चीज को चेक करिए, और अगर आप उसमें नहीं रीच कर रहे हो तो आपको यह एहसास होगा कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में अगर हालत खराब हो रहा है तो कैसे कोई बच्चा ये सोच के प्रिपेयर करता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगेन उसी बात को मैं कहूंगा कि देखो यार, अगर आपका नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने में दिक्कत हो रहा है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, तो गवर्नमेंट जॉब में तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठे हुए हैं जिनको 3 साल 4 साल 5 साल का केवल उसी तैयारी का एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए जितने लोगों को BA 2025 में एडमिशन लेना होगा, तो या तो बच्चे क्वालिफाइंग ईयर में होंगे, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा फाइनल ईयर में होता है, क्वालिफाइंग ईयर में होता है, वो बीएड का पेपर देने के लिए एलिजिबल होता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होता है, या तो क्वालिफाइंग ईयर में होंगे, या ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 1 साल 2 साल ड्रॉप किया होगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले में 1 साल 2 साल ड्रॉप तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होंगे उस पेपर को 2 बार 3 बार दे चुके हैं, पता चलेगा उसी KPS के पेपर को सब 2018 में भी दिए थे, 2022 में भी दिए थे, और जो 2024 में आने वाला है वो फिर से दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सोचो उन लोगों के पास वो वाला एक्सपीरियंस भी है, तो वहां पर फिर आपको मेक थ्रू करने में दिक्कत होता है। तो है क्या ना कि जो ये प्रिपरेशन है ना यूनिवर्सिटी वाला, हमको यहीं पर ठीक तरीके से करते हुए जाना होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो वहां पर तुमको कुछ अलग ही सिलेबस पकड़ा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी ढाबे पर पानी पी रहे हो, किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में पानी पी रहे हो, या किसी 5 स्टार होटल में पानी पी रहे हो तो पानी बदल जाएगा। पानी तो वही है, मोर और लेस बस प्यूरिफिकेशन का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह प्रिपरेशन में है। ऐसा नहीं है कि आप बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। तो अच्छा भाई, यहाँ अगर आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बीएड में कुछ और पूछेंगे, वहाँ यूपीएससी वाले में कुछ और पूछेंगे। बहुत नॉर्मल सा पॉसिबिलिटी है तो होता है, और तुमको भर भर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो क्वेश्चन पास्ट में स्टेट पीसीएस के पेपर में पूछा होगा वो तुमको मिल जाएगा बीएचयू बीएड के पेपर में, डीयू के पेपर में। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन शुरू करोगे तो उस दिन तुम चीजों को लेकर ज्यादा कह लो मैच्योर्ड हो जाओगे या प्रिपेयर्ड हो जाओगे, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। उसका जो रास्ता है ना वो यहीं से जा रहा है। तो हमें ये चीज कोशिश करना है कि हमको बेस्ट इंस्टीट्यूट में ही सेलेक्ट होना है, सो दैट हम बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करते हुए जाए। क्योंकि इवन इन केस अगर ऐसा भी हुआ कि किसी कारणवश आप मेक थ्रू नहीं कर पाए, तो ये जो पूरी कोशिश है ना, ये आपको भविष्य में कई अलग लेवल पर आपको एडवांटेज फेच करती है। आपको छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, इस साल 2024 में ना KVS में भी, EMRS में भी और NVS में भी ठीक ठाक वैकेंसी आने वाली है। इसी 2024 में 2-3 महीने में आ जाएगी। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना दिल्ली बाइट्स में जिनको प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, वो सब पता है किस चीज का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी रिलीज हो जाएगा तो ज्वाइन करेंगे, वैकेंसी रिलीज हो जाएगा तो ज्वाइन करेंगे। पता है गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने के लिए इससे ज्यादा कोई फॉल्टी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता। अभी वैकेंसी जब रिलीज हो जाएगी तब तो गधा घोड़ा खच्चर सब उसी रेस में लग जाएंगे। ठीक है, तब तो सबको पता है कि फॉर्म फिल करना, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। और तमाम जो प्रिपरेशन क्लास, तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग प्रिपरेशन भी कराएंगे, हम लोग भी कराएंगे। KVS का एग्जाम 1 महीने बाद है, हम कह देंगे हाँ ठीक है 1 महीने पहले आप आ जाइए, क्रैश कोर्स बैच है, हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा लेंगे। दैट डजंट मीन कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी इज अ बुक दैट नीड्स टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ऊपर ऊपर एनसीईआरटी पढ़ के आप कोई कुछ खास क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रिपरेशन क्लासेस जितने भी इंस्टीट्यूट है सब जगह शुरू होगा। ठीक है, 1 महीने में यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करें, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, उस पर भी आपको 25-50 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यही चीज समझना है कि अच्छा जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा, जब आग लग जाएगा तब कुआं खोदोगे। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो उसी को ज्वाइन करने का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी आर टोटली ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम तो उस हिसाब से जाएंगे कि भाई जो बच्चा क्या चाह रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अगर आपको एग्जाम में थ्रू करना है तो हमको बहुत सारा प्रिपरेशन है जो यहीं से रखना है, वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड हो, चाहे BHU का बीएड हो। क्योंकि जो तमाम आपको BHU बीएड में सिलेबस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, वो सारा का सारा वही सिलेबस है यहाँ पर जो BHU बीएड में फॉलो हो रहा है, जो आप आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स में दोगे। एंड ऑल्सो
जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। देखिए, वैसे तो बहुत लोगों का ऑब्सेशन रहता है एकदम गवर्नमेंट जॉब को लेकर, दो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी इक्वली केपेबल एनफ कि आपका स्किल्स बहुत अच्छा रहे, क्योंकि वो स्किल आपको एक सिक्योरिटी ऑफर करेगा। सिंपल सा एस इज इक्वल टू एस। वो स्किल जब आपको सिक्योरिटी ऑफर करेगा तो आप जिस भी सेक्टर में जा रहे होगे, अगर आप गवर्नमेंट में नहीं भी जा रहे हो, या कह दो खुद ही से तुम गवर्नमेंट छोड़ दोगे, ऐसा भी आपके पास एक टाइम आ जाएगा कि आप खुद ही छोड़ के तुमको लगेगा कि यार ये छोड़ो, मेरे को इस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा करना है। ठीक है, दिल्ली बाइट्स में तमाम फैकल्टी काम करते हैं जो अब गवर्नमेंट जॉब्स क्वालिफाई कर रखे हैं। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाइड रहा हूँ। ठीक है, एक नहीं, आई गेस 3 बार। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपको उससे ऊंची चीज जब मिलेगी तभी आप छोड़ भी पाओगे, अदरवाइज आप उसी ऑब्सेशन में फंसे रहोगे, यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। लेकिन हाँ, ये उससे ऊंची चीज आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे संस्थाओं से जा रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, अच्छे इन्वायरमेंट से जा रहे हो, क्योंकि आपका स्किल जो है कहीं ना तो कहीं जो है उस हिसाब से पॉलिश होते जा रहा है। ठीक है, आपका स्किल जो है इंप्रूव होते जा रहा है। जैसा कि कल मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे किसी मंदिर में आप जाते हो, टेम्पल में आप जाते हो, तो तुम कितना भी नास्तिक भाव के रहो, थोड़ा तो कहीं ना तो कहीं सेंस ऑफ टेम्परामेंट आपका चेंज होता है। जब आप वहाँ जाते हो कि और लोगों को देखते हो कि बहुत श्रद्धा भाव से जा रहे हैं टेम्पल के अंदर, तो आपको भी लगता है अच्छा ठीक है यार, थोड़ा सा हम कर्टियस बिहेव करते हुए या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए हम जाएं, कहीं ना तो कहीं एनर्जी लेवल जो है आप अपना चेंज पाते हो। तो यही डिफरेंस पड़ता है किसी भी आप शिक्षण संस्थान में भी जाते हो, क्योंकि अच्छे शिक्षण संस्थान में आपको कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, तमाम जो बाकी के लोग और जो सारा कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको टोटली ऑल द वे नया कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत पॉलिश करती हैं। ऑल्सो मेहनत करके सेलेक्ट होने में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जो आदमी पढ़ने जाता है, तो उसका भी एक अलग मजा है। ना कि तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फ़ोन करेंगे कुछ दिन बाद, जैसे आप लोग बीएड का फॉर्म फिल करोगे, तो होता क्या है ना, उनके पास डेटा वोटा का व्यवस्था रहता है, वो डेटा निकाल लेंगे, तुमको फ़ोन करेंगे। उनको पूरा भरोसा रहता है कि वो 100 लोगों को फ़ोन मिला रहे हैं, तो कोई एक बच्चा ही ऐसा होगा जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 250 सीट है तो फॉर्म फिल करने वाले लोग हैं 25,000, तो सिलेक्शन का रेशियो कितना हो गया? 1%। सेम गोज फॉर BHU में सीट है 200, तो फॉर्म फिल करने वाले हैं कितना है? 20,000, तो सिलेक्शन का रेशियो कितना हो गया? 1%, यानी कि 100 में एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। इस तरह का मोटी मोटा रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा, 1.48, 1%, इस तरह का। तो वो तुमको कॉल करेंगे, तुमको बताएंगे अरे आपको रेगुलर डिग्री चाहिए बीएड का, हम दे देंगे आपको रेगुलर डिग्री, आप कॉलेज मत आइए। वो तुमको खुद ही आगे से बताएंगे कॉलेज मत आइए। तो यार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं वाकई में अंदर से कि तुम कॉलेज मत आओ। तुम कॉलेज जाओगे तो उनको वॉशरूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, ठंडे पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्लासरूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, फैकल्टीज का व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसे क्या 1 लाख फीस दे दोगे, तुमको लगेगा अच्छा तुरंत में सही चल रहा है, अपने घर बैठ जाते हैं। घर बैठ जाओगे, घर पे तुमको पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है, तुमको कुछ पता ही नहीं है। डिग्री तुमको मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम वही है, डिग्री ले क्यों रहे थे? देने वाले डिग्री दे देंगे, नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज ही नहीं है। तमाम जैसे मान लो कोई बच्चा रेगुलर वे में जाकर उस चीज को तरीके से कर रहा है, तो जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर उसका रहेगा वो थोड़ी ना आपका है। जो कॉन्टेक्ट उसके बैठेंगे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने से, जो लिंक्स उसका बैठेगा उन प्रोफेसर के साथ, वो आपका थोड़ी ना बैठेगा। उसके बाद आदमी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बीएड का डिग्री मिल गया तो महज एक एलिजिबिलिटी तय हो जाती है। तो वो क्या सोचता है बच्चा? हाँ, सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल कर रहा है। एक्चुअली वाकई में ट्रूथ ये भी है ना कि 90% लोग जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, वो उसका प्रिपरेशन ना करें तो वो और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत बिटर ट्रूथ है, सुन के लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अगर वो उसका प्रिपरेशन ना करें, उनसे तुम पूछो कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जीवन में जिससे तुम महीने में 50,000 कमा पाओ, तो दे विल बी क्लूलेस। और वो क्लूलेस आदमी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो स्किल है ना, वो चीज़ नहीं नाज हुआ होता है कि अगर वो प्रिपरेशन ना करें तो क्या करें। ठीक है, और उसका प्रॉब्लम यही कि उसका रास्ता यहीं से जा रहा है, आज यहीं से जा रहा है। ठीक है, तमाम ऐसे लोग हैं, मैंने बताया ना कि डिग्री वगैरह ले लेते हैं, वो फ़ोन करके बोल देंगे तुमको रेगुलर डिग्री दे देंगे और आने की ज़रूरत नहीं है। और तो और इसमें एक तबका स्टूडेंट्स का ऐसा भी आता है कि सर हमारा BHU में एडमिशन हो जाएगा तो हमको कॉलेज जाना जरूरी है क्या? अब वो BHU में एडमिशन क्यों सोचता है? वो सोचता है BHU का फीस है 3,000 रुपये, हम वहाँ ज्वाइन कर लेंगे और अपना हम तैयारी करते रहेंगे। अच्छा, BHU में क्यों जाना है? सर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगेन बात वही आती है, BHU वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इसीलिए है, BHU वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इसीलिए है क्योंकि वो अपना काम तरीके से करा रहे हैं।
अपना क्लासेस रेगुलरली करा रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग वगैरह तरीके से दिला रहे हैं, जो स्किल्स वगैरह तरीके से जितना भी हो सकता है वो आपको काम करवा रहे हैं, वो वही चीज़ उनको बेस्ट बना रहा है, उनका अटेंडेंस का पॉलिसी उनको बेस्ट बना रहा है। ठीक है, तो अगर तुम एडमिशन ले लोगे और जाओगे ही नहीं और चाहोगे कि बेस्ट वाली जगह से डिग्री भी मिल जाए, तो अगेन ऐसी डिग्री का कोई फायदा थोड़ी ना है। क्योंकि देखो, इंडिया का कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी हो, चाहे एम्स हो, IIT हो, या फिर कोई भी टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हो, सभी जगह से अच्छे स्टूडेंट्स भी निकलते हैं और उसी इंस्टीट्यूट से तमाम ऐसे स्टूडेंट्स भी निकलते हैं जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर चॉइस कि आप किसको देख कर फॉलो करना चाहते हो। लेट से कोई बच्चा जामिया से बीएड कर रहा है, लेट से कोई बच्चा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE से बीएड कर रहा है, कोई DU से बीएड कर रहा है, कोई BHU से बीएड कर रहा है, वहां से इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कुछ खास कर रहे हैं उनको भी तुम्ही को देखना है। ठीक है, उनको भी तुम्हें ही आंख खोल के देखना होगा कि वो तमाम ऐसे लोग कौन है मेरे इंस्टीट्यूट से जो अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज प्रथम दृश्य आपको वही लोग दिखाई देंगे जो कुछ खास नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, प्रथम दृश्य आपको वही लोग दिखेंगे। आई जस्ट शेयर समथिंग विद यू पीपल। कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने भी ये बात बहुत बाद में नोटिस किया था एक बार। जितने भी ऑनलाइन बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं जो टीचर एडुकेशन के फील्ड में कंटेंट कवर करते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं, मैंने एक दिन बहुत बाद में नोटिस किया कि ये सब के सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम कोई मेरा सीनियर है, कोई मेरे से 4 साल पुराना पास आउट है, कोई कुछ है। जितना भी मैंने देखा, जितने ऑनलाइन बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं, मैं देखा कि सब के सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं मोर और लेस। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल भी आपको लेना है। ठीक है, कि आप किस तरह का एग्जाम्पल देख रहे हो। और तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां से डिग्री लेके कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन उसी लूप में आप फंसते जा रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब का वेट किए तो तुमको बाद में पता चला, अच्छा यार इस वाले गवर्नमेंट जॉब में तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, DSSB वाले में तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। क्योंकि टीचिंग में ना, जब आप टीचिंग जॉब के लिए फॉर्म फिल करने जाते हो तो जॉब्स में ना एट टाइम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड में एडमिशन के लिए चाहिए, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ऑल द वे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे लोग होता है बीएड वेड कर लेते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अबे हम तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि इतना भी प्रायर कैलकुलेशन व्यक्ति नहीं रखता है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग पहले से रहे, तो जितना ज़्यादा आपको अपने सेक्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा आपको अपने सेक्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि दिस इज द सेक्टर दैट इज गोइंग टू गिव यू अ हेल्दी वेल्दी लाइफ, अ गुड ब्रेड बटर। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगा। अदरवाइज अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, तमाम ऐसे टीचर्स हैं 500 रुपये के लिए भी महंगे हैं, तमाम ऐसे टीचर हैं दिन का 5 लाख रुपए लेते हैं पढ़ाने का। ठीक है, तमाम ऐसे टीचर्स हैं इसी कंट्री में दिन का 5 लाख रुपए लेते हैं पढ़ाने का, तमाम ऐसे हैं जो 500 के भी महंगे हैं। तो कुछ तो क्वालिटी वाइज डिफरेंस होता होगा। ठीक है, कुछ तो क्वालिटी वाइज डिफरेंस होता होगा। जैसे कि कल ही मैं एक ऑनलाइन न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें ये दिया था कि जो स्टारबक्स है, आप लोगों को पता होगा, कॉफ़ी का चेन है। ठीक है, US बेस्ड है स्टारबक्स, तो आई होप यू आर अवेयर। ठीक है, तो स्टारबक्स में कॉफ़ी जो है थोड़ी महंगी आती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी महंगा भी हो सकता है, मान लेते हैं काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो स्टारबक्स में कॉफ़ी काफ़ी महंगी आती है। इनफैक्ट स्टारबक्स का आप कोई भी फ्रेंचाइजी वगैरह में देखोगे या जहाँ भी उनका आउटलेट वगैरह होगा, काफ़ी प्रीमियम जगह पर होता है। तो मैंने देखा कि मुझे पता चला कि जो स्टारबक्स का फाउंडर है, स्टारबक्स का जो CEO है, वो कोई इंडियन है। तो उसने रिसेंटली अपना जॉब इसलिए क्विट कर दिया क्योंकि स्टारबक्स का जो एग्जैक्ट जो एनुअल ग्रोथ मान के चल रहे थे, थोड़ा सा उससे कम आया था। और जो CEO से पूछा गया तो उसने बोला कि मेरे वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने के लिए मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो भाई मैं तो इतना ही काम करूंगा, चाहे मेरे को कंपनी छोड़ना पड़ जाए, कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, चाहे मुझे कंपनी छोड़ना पड़ जाए। तो स्टारबक्स ने कहा कि भाई देखिए ठीक है, हमको तो परफॉर्मेंस का वो है। तो वो CEO जो था, ऐसे जो जिन लोगों के पास ऐसी कैपेबिलिटी रहती है, दूसरे कंपनीज भाई इनको हाथों हाथ उठा लेती है। ठीक है, तो वो चला गया। अब जो अगला स्टारबक्स का CEO बनाया गया जिस व्यक्ति को, अब वो अमेरिका में पता चलता है न्यूयॉर्क में रहता है, उसको आना है सिएटल तक। उसने बोला कि ऐसा है भाई, हमको वहां से वहां आने के लिए मेरा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है। तो स्टारबक्स ने उसको अलग से प्लेन दे रखा है कि वीक में 3 दिन जो है चार्टर्ड प्लेन से वो जाएगा, वो वहां से वहां आएगा। ठीक है, जो नया CEO अपॉइंट किया गया है ताकि वो ज़्यादा समय देकर स्टारबक्स को और प्रॉफिटेबल बना सके। अच्छा,
तो कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट आता है जब आप कमेंट पढ़ोगे। कमेंट में लोगों ने भर भर के गालियां दे रखी हैं कि ऐसी कंपनियां केवल सीईओ के रिगार्डिंग परवाह करती हैं, नॉर्मल जो स्टारबक्स का एम्प्लॉई है वो 12-12 घंटे काम कर रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये वो। तो यही होता है मानसिक रूप से गरीब होना। आर्थिक रूप से गरीब होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी यही तो बात सोचना है ना, कि सोचो उसके नॉलेज में ही कुछ ऐसा वैल्यू है भाई कि कंपनी को लग रहा है कि चार्टर्ड प्लेन भेज के उसको 3 दिन यहां बुलाना है, ठीक है, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज और स्किल है वो उसको एम्पावर कर रहा है, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। तुम कहते रहो स्टारबक्स वाले 10 की जगह 12 घंटा काम करा रहे हैं, अबे कल से 13 कराने लगेंगे तो भी तुमको करना पड़ेगा, और 500 रुपए कम देंगे तो भी तुमको करना पड़ेगा। सीईओ ने कह दिया ना कि वर्क लाइफ बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि कॉमन मैन ऐसे ही परसीव करता है चीजों को, ठीक है, कॉमन मैन चीजों को ऐसे ही परसीव करता है। उसको लगता है कि अच्छा, जो स्टारबक्स का नॉर्मल इंप्लॉई है उसके बारे में तो कंपनी को पड़ी ही नहीं, हो तो 12-12 घंटा काम कर रहा है, सीईओ कह रहा है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, तो उसके लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जा रहा है। हाँ, यही आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है कि दोनों आदमी दिख वैसे ही रहे हैं, दोनों के पास 2 नाक, कान, आंख, एक दिल, ठीक है, जो कुछ भी है वो वैसे ही है, ठीक, दोनों ही दिख रहे हैं, लेकिन उसके नॉलेज और स्किल में फर्क है। तो यही चीज टीचिंग सेक्टर में भी है। तमाम ऐसे लोग 500 रुपए कमा रहे हैं और तमाम ऐसे 50,000, 5 लाख कमा रहे हैं। आप इस हिसाब से जाइए कि मेरा स्किल अधिक से अधिक एनहांस हो। और हाँ, कभी मैं उस पर और चर्चा करूंगा आप लोगों से। डेली बाइट्स का बहुत सारा जॉब रेडी स्किल का सेशन होता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। वो रास्ता आपके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या फिर कॉलेज जाने से नहीं जाता है। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि जो उस लेवल का स्किल होता है वो वहाँ से नहीं जाता है। वो तो आप जब सेक्टर में उतरोगे, आप एक्सपीरियंस लोगे, आप 4 तरह का इंटर्नशिप करोगे, जब 4 चीज़ें आप सीखोगे तब हो जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप भी ऐसा नहीं कि कहीं भी कॉलेज वॉलेज में कुछ भी ज्वाइन कर लिया इंटर्नशिप के नाम पर। उस पर कभी मैं जॉब रेडी स्किल के में चर्चा करूंगा कि वो किस तरह के स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आपको ये लेवल वाला कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा ठीक है, तुमको कल को गवर्नमेंट जॉब भी मिले तो आई रिजाइन, ठीक है, आपको ये वाला कॉन्फिडेंस आपको मिले, ठीक है, तब जाके आप मतलब ज़्यादा मतलब बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। और आपको सबसे पहले ये भी समझना होगा कि अच्छा, उस व्यक्ति को वाकई में कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अदरवाइज आप ये मतलब वी कैन गो टू डे डिबेट ऑफ कॉमन पीपल कि एम्प्लॉयज 12 घंटे काम कर रहे हैं और सीईओ कह रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। एनीवेज, वी विल बी कमिंग टू BHU B.Ed। तो वापस से कुछ BHU B.Ed के पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट और क्वेरीज पर आऊँगा। देखिए, कल DU के B.Ed में भी मैंने यही बात समझाया था। वापस कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट डे आया है तो वापस से उसी बात को मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यार, इंडिया में जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, देखो वैल्यू के टर्म्स में ना, जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, उतना ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उतना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट के टर्म्स में वैल्यू उतना ही रखता है। इस बात को कुछ ऐसे समझ लीजिए कि तुम ये कह रहे हो कि मेरा 5,000 रुपये का मोबाइल है, ओप्पो वीवो का, और कोई iPhone 15 रखा है प्रो मैक्स, तो तुम कहो यार बात करने पर आवाज़ तो दोनों में सेम आता है, ठीक है। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ का भी वैसा ही है। डिग्री तो मोर और लेस सेम है, ठीक है, डिग्री तो मोर और लेस आपको सेम दिखने के लिए मिलेगी। पॉइंट बस है क्या कि उस डिग्री का वैल्यू डिफरेंस है। अब उसको आप कैसे देखते हो? तुम क्या इसी डिबेट में उलझे रहना चाहते हो कि 10,000 वाला फोन और iPhone 15 प्रो मैक्स से बात तो दोनों में सेम ही हो रही है? पॉइंट ये है कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, iPhone प्रो मैक्स यूज कर रहे हो, iPhone 15 रखे हो, तब कह देना कि नहीं आई डोंट वांट इट, तब एक टोटली डिफरेंट बात है। और ये एक टोटली अलग केस है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। सेम चीज यूनिवर्सिटी के साथ है। जब पहले आप सेलेक्ट हो लीजिए, जब पहले आप वहां हो जाओ, जब आपको बुलाए, तब आप अपना ओपिनियन दो कि अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो फिर दैट ओपिनियन डजंट मैटर। एनीवेज, तो इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है, यहाँ 17 का मैंने नाम लिख रखा है, 2 अब ज़्यादा हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 25 यूनिवर्सिटीज़ होंगी अलग अलग जो B.Ed करवा रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। वो सब के सब जो अपने यहाँ B.Ed में एडमिशन लेती हैं ना, वो पेपर कोड फॉलो करती हैं COQP03, ठीक है। और ये COQP03 क्या है? ये CUET का पेपर कोड है, ठीक है। CUET क्या है? देखो ऐसा है, जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब ने एक साथ डिसाइड किया कि देखो यार, हम लोग अपना फॉर्म अलग अलग निकालते हैं, तो अलग अलग डेट पर पेपर रखते हैं, कई बार पेपर का डेट क्लैश कर जाता है, अलग अलग तरह का दिक्कत आता है। तो इन सब लोगों ने एक साथ यूनानिमस वे में डिसाइड क्या किया
कि ऐसा करते हैं, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेपरेट रहेगी। तो इन्होंने CUET नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो CUET का पेपर NTA ही करवाती है बेसिकली, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। तो बेसिकली है क्या कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बना दिया कि CUET पेपर करवाएगा, ठीक है, CUET पेपर करवाएगा। तो है क्या ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल करना है, पहले आप CUET का फॉर्म फिल करोगे। और CUET का पेपर मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में हो जाएगा। तो जब तुम CUET का पेपर दे लोगे और तुम्हारा CUET का स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, तुम्हारा एक मार्क्स आ जाएगा, तो तुमको एक स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट टाइप का ये लोग दे देंगे कि लो भाई तुम्हारा इतना स्कोर आया है CUET के पेपर में, ठीक है। फिर होगा क्या, कुछ टाइम बाद तुम सोचोगे कि यार मेरे को बीएड में एडमिशन लेना है। तो बीएड में एडमिशन कहाँ लेना है, मेरे को तो BHU में एडमिशन लेना है। तो जब तुम BHU में तुमको एडमिशन लेना होगा तो BHU अपना फॉर्म रिलीज करेगा। तो मान लो तुम मार्च में CUET का पेपर दिए, तुमको CUET ने मार्च के महीने में एक स्कोर कार्ड दे दिया मार्च एंड आते आते। अब जून के महीने में क्या होगा कि BHU अपना फॉर्म रिलीज करेगा कि BHU में एडमिशन शुरू हो रहा है, BHU BEd का एडमिशन शुरू हो गया है, ठीक है। तो BHU का जब तुम फॉर्म फिल करोगे ना, जब तुम BHU का फॉर्म फिल करोगे तो BHU बस तुमसे क्या कह देगा कि भाई ऐसा है, हम एग्जाम नहीं करवाएंगे, आप फॉर्म फिल कर लीजिए हमारा, हम एग्जाम नहीं कराएंगे। जितने बच्चे BHU में फॉर्म फिल करेंगे उसी से तो BHU को पता चलेगा कि कितने लोग हमारे यहाँ बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो BHU अपना फॉर्म जब रिलीज करेगा तो बोलेगा कि ठीक है फॉर्म फिल करिए और हम अपना एग्जाम नहीं करवाएंगे, आप जो भी CUET में अपना स्कोर पाए थे ना वो हमको दे दीजिए। वो हमको दे क्या दीजिए, मतलब इनके पास एक डेटाबेस होता है, जैसे ही तुम फॉर्म फिल करोगे तो BHU को पता चल जाएगा तुम CUET में कितना पाए हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एग्जाम कंडक्ट करने के बजाय CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पर मेरिट बना देंगे। इसी तरह कल को तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा, तो तुम CUET का पेपर दे लिए रहोगे मार्च के महीने में, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगा मई में। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिलीज करेगा तो वो अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, वो तुमसे क्या बोलेगा कि क्या तुमने CUET का पेपर दिया है, तुम बोलोगे हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बीएड में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। तो आपने CUET का पेपर दिया है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है CUET का पेपर दियो तो अपना स्कोर कार्ड हमको दे दो। उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर ये आप लोगों का मेरिट बना देंगे। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर वो आपका मेरिट बना देंगे। अब है क्या, इसी तरह तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं जामिया का। जामिया में जब बीएड का फॉर्म फिल करने जाओगे तो जामिया वाले ऐसा करेंगे कि फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर कहेंगे अभी ऐसा है ना हम CUET से एडमिशन नहीं लेते हैं, हमारा एग्जाम खुद से होगा, हम अपना पेपर खुद अलग से करवाएंगे। तो जामिया का पेपर अलग से देना पड़ता है। जब कल को तुम NCERT RIE का पेपर फिल करोगे तो NCERT कहेगा ऐसा है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ एडमिशन लेती होंगी CUET से, NCERT अपना पेपर खुद करवाएगा। तो जब भी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना होगा ना, तो सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे कि आप सबसे पहले 2025 में लिस्ट बनाओगे कि मेरे को कौन से अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करना है। एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि ये 5 यूनिवर्सिटीज किस तरह से अपना एडमिशन लेती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जब आप चेक करोगे कि यूनिवर्सिटीज किस तरह से एडमिशन लेती हैं, तो तुम देखोगे कि अच्छा अगर मैं BHU के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो BHU जो है CUET से एडमिशन लेता है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन CUET से लेता है। अगर मैं IP यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो IP यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराता है। अगर मैं जामिया के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो जामिया अपना एग्जाम खुद कराता है। अगर मैं RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि RIE अपना पेपर खुद कराता है। तो यहां पर मुद्दे की बात बस यही है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, आप ये देखो कि वो एग्जाम में एडमिशन कैसे देता है अपने यहाँ, ठीक है। तो अब यह है क्या, उसी तरह मान लो कि तुम दिल्ली में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, पंजाब के साइड में रहते हो, तो तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा तुम्हारे लिए अच्छा पड़ेगा। तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जब फॉर्म फिल करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपना जब फॉर्म रिलीज करेगा तो फॉर्म फिल करोगे कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीएड में एडमिशन लेना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है, हम CUET से ही अपने यहाँ बीएड में एडमिशन लेते हैं, क्या तुमने CUET का पेपर दिया था। तो अब होता क्या है ना यार, CUET कम से कम अलग अलग 100 तरह का पेपर कराता होगा। CUET ना अलग अलग 100 तरह का पेपर कराता होगा, सैकड़ों तरह का PG का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, बीएड है, कई बार UG के कोर्सेज भी करवा रहा है।
लेकिन बीएड में एडमिशन होता है सीयूईटी का जो पेपर कोड है COQP 03 से। ठीक है, ये COQP 03 क्या आपको बाद में समझ में आ जाएगा। सीयूईटी का बेसिकली COQP 03 वाला पेपर कोड आप देते हो तो बीएड में एडमिशन होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा क्या कहेगा कि अगर आपने CUET का COQP 03 वाला पेपर कोड का पेपर दिया था तो अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए, और जितने बच्चे हमारे पास अप्लाई करेंगे जिन्होंने COQP 03 वाला पेपर दिया था उस बेसिस पे वो मेरिट बना देगा। उसी तरह कल को मान लो मणिपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकले, तुमने मणिपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया, मणिपुर यूनिवर्सिटी भी तुमसे क्या कहेगी कि ऐसा है भाई कि हम अपना एग्जाम खुद नहीं करवाते हैं, आप CUET का पेपर दिए थे क्या। अब तुम सोचोगे CUET में कौन सा पेपर देना है, तो वही COQP 03 वाला देना है। ठीक है, तो इंडिया की 99% यूनिवर्सिटीज, आई रिपीट अगेन, इंडिया की 99% यूनिवर्सिटीज अपने यहां जो बीएड में एडमिशन देती हैं वो CUET के COQP 03 वाले ही कोड से देती हैं। इंडिया की 99% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंडिया की 99% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, जो CUET के थ्रू अपने एडमिशन देती हैं वो पेपर कोड COQP 03 वाला ही फॉर्म फॉलो करती हैं। इसमें बस दो ही एक्सेप्शन है, मेजर एक्सेप्शन है, एक दो और हैं लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो। इसमें मेजरली जो दो इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्शन है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU और दूसरा एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी दो मेजर ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो COQP 03 से एडमिशन नहीं देती हैं। उनका यह है कि हम बीएड में एडमिशन देंगे लेकिन हमारा पेपर कोड COQP 03 नहीं होगा, ये अपना पेपर कोड अलग से जारी करती है। और अगर तुमको BHU में एडमिशन लेना है तो ये CUET का फॉर्म फिल करते समय तुमको ये ध्यान रखना होगा कि BHU वाले कौन से CUET के पेपर कोड से एडमिशन देते हैं। अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना है बीएड में, लेकिन CUET के कौन से पेपर कोड से वो एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो BHU ना COQP 03 वाला पेपर कोड नहीं फॉलो करता है। और कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि 99% यूनिवर्सिटी COQP 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन देती है, BHU डिफरेंट पेपर कोड फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो एक चीज समझ लीजिए, BHU भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ही एडमिशन से पहले ही, ठीक है, एडमिशन से पहले ही आपका सब्जेक्ट ये लोग डिवाइड कर देते हैं। BHU तुमको एडमिशन से पहले ही पूछ लेगा कि या तो तुम बीएड लैंग्वेज के हो, या तो तुम बीएड साइंस के हो, ठीक है, या तो तुम बीएड मैथमेटिक्स के हो, या तो तुम बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के हो। ठीक है, BHU पहले ही बोल देता है। BHU फॉर्म फिल करने से पहले ही आपका सब्जेक्ट डिवाइड करा देगा। और अगर तुम साइंस के हो तो तुम्हारा पेपर कोड होगा COQP 06, अगर तुम मैथ के हो तो COQP 07, सोशल साइंस के हो तो COQP 04 और लैंग्वेज के हो तो COQP 05। BHU में COQP 03 का कोई लेना देना नहीं है। BHU बीएड में COQP 03 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, BHU में COQP 03 से कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि BHU के बीएड में एडमिशन से पहले ही ये लोग क्लैरिफाई करते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और अगेन सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह यहां भी ये तुम नहीं डिसाइड करोगे कौन सा सब्जेक्ट तुमको लेना है। आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है कि किस तरह से ये सब्जेक्ट वगैरह आपको चूज करना है। तो बेसिकली क्या है, BHU में 4 ये मेजर डोमेन है, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। अगर आप लैंग्वेज वाले हो तो आपके लिए अलग से पेपर आएगा उसी बीएड में। BHU बीएड में एडमिशन लेने के लिए लैंग्वेज वाले के लिए अलग पेपर आएगा, साइंस वाले के लिए अलग पेपर आएगा, मैथ वाले के लिए अलग पेपर आएगा, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले के लिए अलग पेपर आएगा, सबके लिए अलग पेपर आता है। और बाकी के इंडिया के 99% जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अलग पेपर ऊपर नहीं आता है, चाहे तुम किसी सब्जेक्ट के हो, हर केस में तुमको COQP 03 वाला ही पेपर देना है। लेकिन BHU में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर भी अलग अलग आता है। ठीक है, तो आ जाते हैं BHU बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर किया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो, सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चों के साथ हो जाता है कि ग्रेजुएशन में वो 50% नहीं पा पाते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन में 50% स्कोर नहीं कर पाए हैं और वक्त के साथ समय रहते उन्होंने मास्टर्स कर लिया है, ठीक है, PG कर लिया और PG में 50% स्कोर कर लिया है, तो वो लोग PG के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
प्रोवाइडेड आपकी डिग्री इसी किसी 4 फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, साइंस या तो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, ठीक है, इसी फील्ड से आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ग्रेजुएशन में 50% हो। अब कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे तो सब्जेक्ट चूज करने का क्या क्राइटेरिया है? देखो, ये जरूरी है कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करो, ठीक है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज द मेन सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी कोई एक ऐसा स्कूल सब्जेक्ट हो जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखा हो। अब ध्यान देना, ये स्कूल सब्जेक्ट क्या है, पहले तो समझ लो कि स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, ये रहा ये सारे स्कूल सब्जेक्ट, ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है ना, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये जो पूरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका स्कूल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जितने सब्जेक्ट इसमें मेंशन है, जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है, जितने सब्जेक्ट इसमें मेंशन है जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है, आप केवल उसी सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हो बीएचयू में। अगर आपका सब्जेक्ट इससे हट के है तो आप उसमें बीएड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये एक स्कूल सब्जेक्ट है, पहले तो अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि अच्छा, इसमें से वो स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है स्कूल सब्जेक्ट को? अ कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट एनी 1 सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो कहने का मतलब है, इस किसी भी सब्जेक्ट में, आई मीन ये जो पूरा लिस्ट दे रखा है, इसमें से जो सब्जेक्ट भी आप चूज करोगे, इसमें से जो सब्जेक्ट भी आप चूज करोगे, जरूरी क्या है कि उसको आपने अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम न्यूनतम 2 साल के लिए पढ़ रखा हो, एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 ईयर्स के लिए आपने पढ़ रखा हो, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर। अगर सेमेस्टर बेस्ड है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उसको ईयरली कन्वर्ट कर लीजिएगा, एटलीस्ट आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने पढ़ रखा हो, ठीक है, एटलीस्ट। अच्छा, और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अपने पीजी के सब्जेक्ट के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहा है, तो जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है। मान लो मैं हिस्ट्री चूज कर रहा हूं तो मेरा पीजी हिस्ट्री होना चाहिए। मान लो मैं कंप्यूटर साइंस चूज कर रहा हूं तो कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। संस्कृत चूज कर रहा हूं तो पीजी होना चाहिए संस्कृत में, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहा है। वैसे तो 99% लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं। तो बेसिकली है क्या कि जो रेड बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, यही सब्जेक्ट, इसी कोई सब्जेक्ट आपको चूज करना है, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिनिमम एटलीस्ट आपने 2 ईयर्स के लिए उसको पढ़ रखा हो, पॉइंट 1। और दूसरा पॉइंट, देखो यार, एक चीज नोटिस करिए, बीएचयू में केवल 3 कॉलेज है। एक तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो खमछा में है, दूसरा वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, तीसरा आर्या महिला पीजी कॉलेज। देखो कितना कम सीट है। पूरे डिपार्टमेंट में बीएचयू के मात्र 125 सीट है, जिसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। बाकी का ये वाला कॉलेज गर्ल्स है, 62 सीट्स, ठीक है। कुल मोटी मोटा देखोगे तो लगभग 250 सीट के अराउंड आएगा, 249 सीट के अराउंड, ठीक है। तो बीएचयू में यार सीट काफी कम है, बहुत कम है, ठीक है। उसमें रिजर्वेशन वगैरह अलग जो लगा हुआ है, बीएचयू का अपना कोटा और सारा कुछ। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों पर आता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट है, जो मैंने सब्जेक्ट वाली बात एक्सप्लेन की, जिनको समझ में नहीं आया है, तो जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, जिनको भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है। जस्ट अ सेकंड। यस, श्वेता सिंह, यस प्लीज, क्या क्वेरी आपकी? देन आई कम टू विशाखा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता जी, बताइए। सर मेरी 2 डाउट्स है। पहला, मैंने आपका जो कल वाला व्यू वाला था, वो किसी रीजन से मैं लाइव ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बट मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो मुझे बस 2 चीज ये डाउट है कि जो सीयूटी का कोड है 06 ड्यू का, और जो आपने अभी बताया बीयूजी का बीएचयू सीयूटी का जो 0 कोड है, वो भी आपने 06 बताया, तो दोनों का सेम है कि डिफरेंट है? दोनों का सेम है, सेम ही पेपर देना है।
ओके। और सेकंड ये डाउट है मेरा कि ना जब आपकी प्रिपरेशन क्लास की मैं जो वीडियो देख रही थी तो उसमें आपने जो बीएचयू का जो नॉर्मल बीएड है और जो स्पेशल बीएड है और डीयू का नॉर्मल बीएड ये सबका एक मतलब आपने बताया कि एक ही कोर्ट में हो जाएगा। तो जैसे मैंने बीएससी कर रखी है जनरल में, मेरे पास है बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो सपोज अगर मेरा बीएड नॉर्मल में नहीं हो पाया बट अगर जो स्पेशल बीएड है उसका सीट बची तो क्या आगे उसको मतलब ऑप्शन में फिल कर सकती हूँ कि उसके लिए मुझे अलग से कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? देखिए पहले तो स्पेशल बीएड कोई वो नहीं है कि कोई जो है कोई तुच्छ श्रेणी का कोई चीज़ है कि पीछे रखा हुआ है कि ये नहीं मिला तो सीट बचेगा तो वो ले लेंगे। स्पेशल बीएड टोटली डिफरेंट हाँ चीज़ जी है। बट उसका अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म अलग से फिल होगा, ठीक है। उसमें आप अलग से मार्क करेंगे कि हमको स्पेशल बीएड वाले में भी एलिजिबल करना है। किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हमको बीएड रेगुलर में नहीं होगा तो बीएड स्पेशल एजुकेशन में लेना है। अरे भाई बीएड स्पेशल एजुकेशन अच्छे खासे कैंडिडेट बाई चॉइस एडमिशन लेते हैं। इसी साल मेरी एक कैंडिडेट है जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बीएड में हुआ है और जिसका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल में भी हुआ है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्पेशल वाला बीएड कर रही है। ये बाई चॉइस है, ये ऐसा नहीं है कि उसमें लेना है कि इसमें लेना है, उसमें नहीं होगा तो इसमें ले लेंगे। ये आप बैकअप प्लान बना सकते हो, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई वो नहीं आना चाहिए आपके माइंड में कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है या ये कम वैल्यूएबल है। ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो दोनों इक्वली वैल्यूएबल है, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब आप बीएचयू में एडमिशन लेते हो ना तो बीएचयू में स्पेशल एजुकेशन भी ना पेडागोजी के कोड के हिसाब से डिवाइडेड है। बीएचयू में स्पेशल एजुकेशन में तुमको एडमिशन लेना होगा तो तुमको पहले ही देखना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैं साइंस की हूँ तो बीएचयू के स्पेशल एजुकेशन में भी COQP 06 से ही एडमिशन होगा, उसी पेपर कोड से एडमिशन होगा। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे स्पेशल एजुकेशन के बीएड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पेपर कोड फॉलो होता है COQP 03 वाला होता है, ठीक है। ऑल्सो आपके माइंड में ये बात भी आ सकता है कि अच्छा सर सेम पेपर कोड से एडमिशन देना है बीएचयू में, डीयू में, स्पेशल में भी। हाँ, क्योंकि तुम CUET का पेपर कोड का पेपर दोगी जो कि मार्च में ही हो जाएगा, वो बस तुमको स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। डीयू का फॉर्म तो बाद में निकलेगा ना। जब डीयू का फॉर्म निकलेगा तब वो तुमको बोलेगा कि हाँ हमारे यहाँ साइंस में एडमिशन लेना तो आपको COQP 03 वाला देना चाहिए। अगर आप मेरे स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या आपने 03 वाला पेपर कोड दिया था। बीएचयू बोलेगा अच्छा हमारे यहाँ एडमिशन लेना तो क्या तुम 06 वाला पेपर दिए थे। तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि CUET का जितने बच्चे पेपर दिए हैं सब के सब डीयू और बीएचयू दोनों में अप्लाई करेंगे। जिसका मन होगा बीएचयू में अप्लाई करेगा, जिसका मन करेगा डीयू में अप्लाई करेगा। जितने लोग डीयू में अप्लाई करेंगे डीयू वाले उस बेसिस पर मेरिट बनाएंगे, जितने लोग बीएचयू में अप्लाई करेंगे बीएचयू वाले उस बेसिस पर मेरिट बनाएंगे, ठीक है। उसके पीछे का जो लॉजिक है, ठीक है श्वेता। ओके सर, बट मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे आपने डीयू की ना स्पेशल एजुकेशन के लिए आपने अलग से वीडियो बनाई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, बट बीएचयू के लिए रिसेंटली कोई ऐसा आया अरे नहीं तो बीएचयू उसका। के लिए आएगा 2025, अभी आया नहीं है। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ 2025 के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली ओके ओके पहले से, ठीक है। हाँ ओके देखिए जो भी ओके कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये है कि दिल्ली बाइट्स पर अभी तक जामिया का नहीं आया, बीएचयू का नहीं आया, आरआई का नहीं आया, डीयू का नहीं आया, भाई वो प्रोसेस में चल रहा है। मेरा शेड्यूल बहुत पैक्ड रहता है, ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो आप सोचिए ना, आपको परेशानी है, मुझे भी है, मुझे इक्वली है। तो कुछ दिन में देखने के लिए मिलेगा, तब तक एलिजिबिलिटी आप 2024 वाले से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले रिलीज कर दिया गया है दिल्ली बाइट्स से, क्योंकि प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह शुरू करना रहता है तो इसलिए रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज हर साल हम लोग ना अक्टूबर वगैरह में क्लासेस शुरू करते थे, इस साल पहले ही शुरू कर दिया गया है क्योंकि CUET वाले पेपर पीछे करते जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब मार्च के महीने में करा लिए हैं। उसके पिछले साल वो लोग अगस्त में कराए थे पेपर 2023 में, और 2024 में सब मार्च में ही करवा लिए। तो हम लोग भी इक्वली उस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि विजिलेंट नहीं है, ध्यान दिया जा रहा है भाई, ठीक है। सेम गोज पर जामिया को भी लेकर है और मैं अर्लीस्ट पॉसिबल कवर करूँगा। एंड बस होता क्या है कि थोड़ा सा मैं मेरा ऐसा नहीं है, मैं कई लेवल पर क्वालिटी चेक करता हूँ, कई बार वीडियोज़ को चेक कर लिया जाता है, इसे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो श्वेता आ जाएगा, ठीक है, स्पेशल का भी, ठीक है। ओके थैंक यू सर। यस विशाखा, यस विशाखा। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि बीएचयू में 2 साल तक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो मेरा सेमेस्टर वाइज था, तो मैंने सेमेस्टर 1, 4 तो 4 और 5, सेमेस्टर 6 में। हाँ जी मतलब साल वो डिवाइडेड है, एक कोई दिक्कत सेमेस्टर नहीं है, 1 कोई में। दिक्कत नहीं। इन टोटल 4 सेमेस्टर में पढ़ना होना चाहिए, चाहे पहला हो, चाहे 8वां हो, चाहे तीसरा हो, चाहे 7वां हो। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है। इन टोटल मतलब कुल मिला के 2 ईयर कैलकुलेट करके बैठ जाना चाहिए सेमेस्टर में, दैट गोज फॉर 4 सेमेस्टर, ठीक है।
ओके सर, एक चीज और बताइए, जैसे कि दिल्ली में 4 ही जो इंस्टीट्यूट है, मतलब जो कॉलेजेस है वो बीएड कराते हैं। तो अभी जैसे आपने बोला कि बीएचयू में 3 है, मीन्स 2 वुमेन के हैं और एक मैन एंड वुमेन दोनों का है। तो मतलब ये 3 ही कॉलेजेस होंगे ना पूरे बीएचयू में पूरे जो बीएचयू कराते में होंगे? कोई एफिलेटेड कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वहीं उसी 3 जगह से होगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू विशाखा। देन आई विल कम टू शिवम। नमस्ते सर। नमस्कार शिवम मैं जी। शिवम सिंह सर। मैं सर बीएचयू से अभी एमए कर रहा हूँ सर। मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। तो सर मैंने अभी ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, हिस्ट्री में सर। हम्म तो मेरा सर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था कि सर आपने जैसे कहा कि 99% लोग ग्रेजुएशन पे ही मतलब भर देते हैं। तो मैं सर अभी मतलब एमए मुझे पेयरिंग पे वो भरना चाहिए बीएड का, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे ही? डजंट मैटर, इट इज जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे कोई किसी को एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है। कोई पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल करता है, कुछ करता है तो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेम बात है, तुम अपना एलिजिबिलिटी देखो कि मेरा एलिजिबिलिटी किससे सेट बैठ रहा है। ठीक है, जी थैंक यू। थैंक यू। यस समीर, शमीर अख्तर। यस निशा गुप्ता। हेलो सर। एक सेकंड निशा, हाँ यस समीर बताइए। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम लोग जो सीयूईटी पेपर देते हैं, सर मेरा ग्रेजुएशन सोशल साइंस से हुआ है, ठीक तो है। 03 वाला होगा सर मेरा। और नहीं, सर जैसे सोशल कि डिपेंड करता है किस सीयूईटी, यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। और सर मतलब पूछना ये था ना कि जैसे कि बीएचयू में 04 वाला है, तो मतलब सर ये पेपर जो होता है मतलब उसी टाइम होता है क्या? मतलब जितने नहीं जितने नहीं, भी सेंट्रल सारा एक ही यूनिवर्सिटी दिन नहीं होते होगा हैं, भाई, सब अलग अलग दिन होता है। अलग अलग दिन होता है सर, वो तो है ही है, मतलब हाँ, उसी टाइम होंगे या यूनिवर्सिटी निकालेगा? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। मतलब सर ये मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगा पेपर की, मतलब सेंट्रल सीयूईटी यूनिवर्सिटी वाले निकालेगा ही भाई। मतलब? दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या कराना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी को पेपर कराने से कोई लेना देना नहीं है, सीयूईटी का फॉर्म आएगा। तो अलग अलग डेट पे करना होगा सर, जैसे कि हमको 3 भी देना है, 4 भी देना है, तो हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि अलग अलग डेट पे पेपर होगा। उसी वक्त होगा ना सर, जब फॉर्म भरेंगे तभी ना सेलेक्ट करना होगा? हाँ हाँ, जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे उसी में जितना पेपर कोड का देना सेलेक्ट कर लीजिए आप। अच्छा जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे ना, सारा पेपर कोड खुल के आ जाएगा एक साथ। तो तुमको जी कहीं सर, पीजी में एडमिशन लेना है उसका सेलेक्ट करो, बीएड में लेना है उसका सेलेक्ट करो, बीएचयू में लेना, जितना पेपर कोड चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ और आपको सीयूईटी का उसके लिए फॉर्म फिल करना है। एज फार एज डीयू कंसर्न है, बीएचयू कंसर्न है, और सीयूईटी का जब फॉर्म फिल होगा सारा पेपर कोड ओपन हो जाएगा समीर। बस तुमको एलिजिबिलिटी चेक करना है कि अगर मेरे को डीयू में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सा पेपर कोड का पेपर देना है, मेरे को बीएचयू में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सा पेपर कोड का पेपर देना है, और मेरे को किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से पेपर कोड का पेपर देना है। ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। और जिस जिस डेट पे आएंगे तो फिर उसके बाद जाके एग्जाम दे देना हाँ होगा हाँ उस हाँ डेट हाँ पे? हाँ, बेसिकली होता है क्या ना, सीयूईटी वाले एक पूरा महीना मार्च ले लेंगे एकदम कि एक दिन 11 तारीख को 03 का पेपर है, 15 तारीख को 04 का पेपर है, 19 तारीख को 05 का पेपर है, 25 तारीख को 06 का पेपर है, 29 तारीख को 07 का पेपर है। तो पूरा महीना ही ये लोग ले लेते हैं एकदम। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू समीर। देन आई विल कम टू निशा, ओके, निशा गुप्ता। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने ड्यू से कॉमर्स से किया है, तो मेरा इकोनॉमिक्स बैठेगा तो सोशल स्टडी रहेगा? यस यस राइट। थैंक यू सर। डीयू वाले इकोनॉमिक्स से चूज करते हैं, सीओक्यूपी 04 वाला पेपर। एंड देखिए यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, आप सभी लोगों को मेरा एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कह रहा हूँ, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर जितने भी जिन जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम बता रहा हूँ, वो लोग क्या करने वाले हैं डायरेक्टली आई कैन टॉक टू देम। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर मुझे भी जानते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूँ, मोर लेस कम से ज़्यादा। एक आप लोगों को मैं ऐसे ही रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ना, चाहे आप एलिजिबल हो या ना हो, हर कैंडिडेट को ना सीओक्यूपी 03 वाला पेपर देना चाहिए। हर कैंडिडेट को सीओक्यूपी 03 का पेपर देना चाहिए। क्योंकि जानते हो होता क्या है, सीयूईटी अपना पेपर करवा लेगा यार मार्च में ही, और जानते हो जुलाई आते आते ना तुम्हारे पास बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और प्रोबेबिलिटी ये होता है कि जब भी तुम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो लोग अपने एडमिशन 03 वाले ही पेपर कोड से लेते हैं। तो जब तुम 03 का पेपर दे लिए रहोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा रहेगा फ्यूचर में। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब साइंस किया तुमको 06 वाला ही देना चाहिए, तुम 03 वाला ऐसे भी दे लो। कल को मान लो तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फॉर्म फिल करना पड़ा, तो
या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फॉर्म फिल करना पड़ा तो, ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो वहाँ पर 03 से ही एडमिशन हो रहा होगा, तो 03 का पेपर दे लेना चाहिए, ठीक है, सो दैट बाद में आपका निगोशिएशन पावर अच्छा रहे, लीवरेज पावर आप लोगों का अच्छा रहे। देन आई कम टू बलराम प्रजापति। यस बलराम। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार बलराम जी, बताइए। हाँ सर, मैं ना बीएड करना चाहता हूँ सर, डिस्टेंस से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो उसके साथ साथ डिस्टेंस हो, तो सर उसके बारे में कुछ इंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके बाद। देखिए, डिस्टेंस का जो बीएड है उसका प्रिपरेशन तो आप डेली बाइट्स पे कर सकते हो, शर्वानी मैम भी कवर करती हैं एंड आई होप शी इज इन द मीटिंग ऑल्सो। पॉइंट ये है कि आपको ये चेक करना होगा बलराम कि आप डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। हाँ जी सर, मैंने जेबीटी करी हुई है, डीएलडी। हाँ, जेबीटी आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और प्लस बीए करी हुई है सर, और मैंने एमए भी की हुई है, पॉलिटिकल साइंस से। आप एलिजिबल है, अगर आपने जेबीटी कर रखा है तो आप एलिजिबल है। साथ साथ तो नहीं किया है, नहीं। ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। और डिस्टेंस से बीएड के लिए आप जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, आप इग्नू का फॉर्म फिल करते हैं सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी डिस्टेंस के बीएड में एडमिशन एंट्रेंस से होता है। हाँ जी, पता है सर। वो पता है सर कब तक निकलता है एंट्रेंस एग्जाम? यस यस यस, उसका अपडेट आपको डेली बाइट्स पे देखने के लिए मिलेगा। बीएचयू का इज येट टू कम एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इग्नू का जो है नवंबर वगैरह के मंथ में आएगा, ठीक है। आई जस्ट सी शर्वानी मैम, आर यू हियर? मीटिंग, ठीक है, वो उसका फॉर्म जब आएगा तो वो डेली बाइट्स देखने के लिए मिलेगा बलराम, ठीक है। ओके सर, इसका जामिया का भी एंट्रेंस एग्जाम कब होता है सर? हाँ, जामिया का डिस्टेंस से बीएड होता है। तो ये तो है सर, अभी शायद निकला नहीं हुआ है। नहीं, अभी जामिया का नहीं आया, बीएड वाला नहीं निकला है उसमें, ठीक है। ओके सर, ओके, धन्यवाद। ओके, then I'll come to विशाखा। प्लीज कीप द क्वेरी लिमिटेड टू बीएचयू बीएड ओनली, ठीक है। हाँ, यस प्लीज। हाँ सर, मेरी बीएड मतलब बीएचयू से रिलेटेड तो नहीं है, बट अभी आपने जैसे बलराम जी को बताया कि इग्नू से और जामिया से डिस्टेंस का होता है, तो मतलब मेरी क्वेरी थी कि मेरी स्कूल वाली मैम से ना मैं एक बार पूछ कर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इग्नू से देख लो। तो मतलब मुझे ये पूछना है कि इग्नू से डिस्टेंस पर ही होता है या फिर रेगुलर बेसिस पर भी होता है, डिस्टेंस से ही होगा। और उसके लिए फिर जेबीटी जैसे इन्होंने या बोला फिर था 2 ये ईयर होना का टीचर जरूरी है। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब लोग एलिजिबल नहीं होते हैं उसमें। आई थिंक यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट। ओके ओके, नहीं सर, जैसे मैम ने बोला था ना कि मतलब मेरा इस साल हो नहीं पाया था, तो उन्होंने बोला था कि एक साल या तो वेट कर लो या फिर नेक्स्ट ईयर तो आप इग्नू में एक बार एलिजिबल ट्राई हैं? करके आपके पास देखो। 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास? नहीं सर, नहीं, उन्हें पता नहीं होगा ना, इस वजह से उनको पता उन्होंने नहीं बोला होगा ना, इसलिए होगा। उन्होंने बोल दिया कि वहां से कर लो, यहाँ से कर लो। हाँ जी, इसलिए मैं पूछ रही थी, इग्नू सिर्फ डिस्टेंस के लिए ही है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अगर वो ऐसा हो रहा होता तो वी वुड हैव बीन कवरिंग दैट, ठीक है। डिस्टेंस से ही होता है, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू विशाखा। यस श्वेता, प्लीज कीप द क्वेरी लिमिटेड टू बीएचयू बीएड। यस श्वेता। हाँ, एक्चुअली सर मेरी क्वेरी बीएचयू बीएड से मतलब रिलेटेड नहीं है, बट बीएड से रिलेटेड है। आपने जैसे उनको बताया था कि मैं ये सोच रही थी, जैसे बीएड करने के बाद इसकी डिस्टेंस से हम कोई मतलब मास्टर की से एमएससी होगी, मेरे केस में टोटली एमएससी डिफरेंट होगी थिंग। आई एम मास्टर, द वो सेशन मैं इज टोटली ऑन डेडिकेटेड ऑन बीएचयू बीएड, ठीक है। वो करियर काउंसलिंग में सेशंस अलग होते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक, दैट विल कवर इन मैं सम अदर सेशंस होता है, ठीक है। ओके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद बीएचयू, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कुछ आई गेस आपको बेसिक सा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आया होगा। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको अभी भी बीएचयू के बीएड से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कुछ डाउट है, जिसको सीयूईटी वगैरह से रिलेटेड कुछ बात नहीं समझ में आ रही है? सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी बात, बीएचयू से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे ही ऐड कर दे रहा हूँ। देखो यार, लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था 2024 में, उसने क्या किया था, उसका बीएचयू बीएड में सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको बाहर कर दिया, ठीक है। क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए? क्योंकि उसने मेरे लेक्चर्स को ठीक से नहीं देखा था, ठीक है, इसलिए बाहर कर दिया। क्या नहीं ठीक से देखा था, तो उसको मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ सो दैट आप लोगों के दिमाग में रहे। जैसे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ लिखा हुआ है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, राइट? सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज लिखा हुआ है। सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज में देखो क्या लिखा हुआ है साथ में, कॉमर्स, होम साइंस,
लिखा हुआ है ना कॉमर्स, है क्या ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर तुमको कॉमर्स से एडमिशन लेना है तो तुम पेपर कोड दोगे CUQP 03, और BHU में एडमिशन लेना है तो कौन सा दोगे, CUQP 04। इसीलिए मैं हर जगह बोलता हूं कि BHU B.Ed का पेपर पैटर्न सिमिलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा ही, कि दोनों ही CUET से एडमिशन लेते हैं, दोनों का एडमिशन लेने का तरीका मैं बोलता हूं सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि 99% केस में तो मैच करेगा। जैसे लैंग्वेज में BHU में भी हिंदी इंग्लिश संस्कृत होता है, साइंस में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। लेकिन जब यहां देखोगे कि वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में होम साइंस में एडमिशन होता है, BHU में होम साइंस में एडमिशन होता है, या BHU में कॉमर्स में एडमिशन होता है, सब्जेक्ट कोड अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली उस कैंडिडेट ने यही मिस्टेक किया था, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिमाग में हमने रखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन के लिए CUQP 03 होना चाहिए, CUQP 03 का पेपर दे दिया, जब BHU में गया तो पता चला 04 देना था कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, बड़ा वाला कट गया, BHU से एडमिशन रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ है, किसी बच्चे का ढंग का लेवल प्रिपेयर्ड रहता है ना भाई, तो उसका एक जगह नहीं होगा तो दूसरे जगह होगा, उसका BHU में नहीं हुआ तो उसका फिर DU में हो गया, ठीक है। उसका जामिया में भी हुआ था, RI में भी हुआ था। तो मतलब कहने का सेंस है कि एक जगह एक बार ढंग से प्रिपेयर हो जाते हो ना भाई, तो फिर बाकी की जगह भी आप मेक थ्रू करने लायक रहते हो। और देखो BHU भी क्या कह रहा था, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द B.Ed एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू चूज ओनली वन ग्रुप, केवल और केवल कोई एक ग्रुप का ही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मन किया 2 से एलिजिबल है तो 2 चूज कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। हाँ, CUET का पेपर आप अलग अलग दे सकते हो, लेकिन जब BHU का फॉर्म फिल करोगे तो कोई एक ही पेपर कोड चूज करोगे, ठीक है। CUET का तुम्हें जितना मन करे उतना पेपर कोड का पेपर आप लोग दे सकते हो। और जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में होते हैं, अपियरिंग ईयर में होते हैं, वो सब भी एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है, सर हम फाइनल ईयर में हो तो हम एलिजिबल हैं। अबे यार, अगर तुम फाइनल ईयर में हो और नहीं एलिजिबल रहोगे तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा। कॉमन सेंस यूज करो। कोई बच्चा ऐसा है कि जुलाई 2025 में पास आउट हो रहा है या अगस्त 2025 में, जैसे SOL वाले हैं, इग्नू वाले, इनका रिजल्ट देर से आता है, तुम 2025 में पास आउट हो रहे हो, अगर वैरी उसी ईयर में अगले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म नहीं फिल करोगे तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो सभी अपियरिंग कैंडिडेट वाले यूनिवर्सिटी एडमिशन में एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। एंड पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होता है, CUET से होता है, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। देखो, जो CUQP 03 है, इट हैज नथिंग टू डू विद BHU, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद BHU। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल कम टू यशस्वी। यशस्वी बताइए क्या कह रही हैं। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर, अभी आपने कहा कि BHU में जब आप अप्लाई करेंगे तो 2 अलग अलग कोर्सेज से नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि लैंग्वेज पेडागोजी के लिए तो CUQP 05 वाला कोड होगा, ठीक है। और अगर मैंने स्पेशल B.Ed वाला भी दे दिया CUT का, CUQP 06 आई थिंक कोड है सर। नहीं, BHU में अगर लैंग्वेज से BHU से लैंग्वेज में स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लोगे तो CUQP 05 से ही एडमिशन होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। तो पेपर कोड क्रॉस ही नहीं करेगा एक दूसरे को। ओके, थैंक यू सर। भाई जो रूल्स लिखे हुए हैं ना, ठीक से पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस नहीं कर रहा, वो लोग कुछ सोच के बनाए हैं। जी सर, थैंक यू। ओके, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट। देखो कि CUET B.Ed CUQP 03 का इसका BHU से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई बच्चा BHU में एडमिशन ले रहा है तो कंफ्यूज मत होना। बस है क्या, देखो यार, कोई बच्चा चाहे B.Ed करे, चाहे B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले में B.Ed करे, सब्जेक्ट तो स्पेशल एजुकेशन वाले में डिवाइडेड रहेगा ना। तो BHU कहता है कि तुम पेपर वही वाला दो, मतलब B.Ed अगर स्पेशल एजुकेशन में लेना है तो तुम पेपर B.Ed लैंग्वेज वाला ही दो, हम स्पेशल एजुकेशन में उसी पेपर कोड से एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। बस बात इतनी सी है, चाहे आपको जैसा सब्जेक्ट हो। तो कहने का सेंस है कि BHU में B.Ed सोशल साइंस का मतलब टोटली डिफरेंट है। B.Ed लैंग्वेज, B.Ed मैथमेटिक्स, B.Ed साइंस, जो पेपर कोड ये लोग फॉलो करते हैं, इन सब का कंप्लीट सिलेबस आपको दिल्ली बैट्स के CUT BHU 2024 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत जल्द 2025 का प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आपको वो पूरा पेपर कोड एकदम वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड BHU B.Ed में भी पार्ट A आना बंद हो गया है। मुद्दे की बात यह है आपके आगे कि BHU B.Ed में B.Ed सोशल साइंस का पेपर देने का मतलब कि CUQP 04, B.Ed लैंग्वेज का मतलब CUQP 05, B.Ed मैथमेटिक्स का मतलब CUQP 07, B.Ed साइंस का मतलब CUQP 06, ठीक है। और पार्ट ए अब नहीं आएगा क्योंकि पेपर CUET करवा रहा है ना, तो उन्होंने नहीं आ रहा है, ठीक है। और BHU में क्या होता है ना, शुरुआत में आप लोगों ने नोटिस नहीं किया यहाँ पर,
BHU में बेसिकली होता क्या है, देखोगे अगर यहाँ पर बीएड लैंग्वेज दिया हुआ है ना, तो कोई बच्चा अगर स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रहा है तो यहाँ भी बीएड लैंग्वेज ही दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि पेपर मान लो तुम दिए COQP 06 का, मान लो कोई बच्चा दिया पेपर COQP 06 का, ठीक है, COQP 06 का तुम पेपर दिए, माउस से मैंने लिखा है, राइटिंग माइंड मत करिएगा प्लीज, वैसे माइंड कर सकते हैं, इतना ही गंदा लिखता हूं मैं COQP 06, ठीक है। तो बीएड लैंग्वेज का पेपर जो COQP 06 है, तो BHU तुमसे जानते हो क्या बोल रहा है कि तुम COQP 06 का पेपर देके आओ, जब मेरा फॉर्म फिल करना तो चूज कर लेना कि तुमको बीएड लैंग्वेज में एडमिशन लेना है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में। जब तुम बीएड स्पेशल एजुकेशन में लोगे तो बस इसी 06 वाले पेपर कोड के बेसिस पे मेरिट बना देगा वो, ठीक है। जब तुम BHU बीएड का फॉर्म फिल करोगे तो जब तुमको स्पेशल एजुकेशन फिल करना होगा तो तुम चूज करना कि मैं BHU बीएड का फॉर्म फिल कर रहा हूं, BHU बीएड में मेरे को स्पेशल एजुकेशन फिल करना है, स्पेशल एजुकेशन में मेरा है बीएड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज में किससे एडमिशन ले रहा है BHU, तुम देखोगे तुमको पता चलेगा COQP 06 से, ठीक है। और हाँ, अभी जब मैंने बोला जैसे डिम्पल ने या किसने पूछा, जिसने श्वेता ने या किसी ने पूछा कि सर वो सेम पेपर कोड होगा, यार देखो एक चीज़ और है, उन्होंने बोला कि बीएड में जब तुम सब्जेक्ट चूज करोगे तो कोई एक ही चूज करोगे, सब्जेक्ट से फिल कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि तुम MA का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि तुम MSc का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, उन्होंने वैसे ही ये भी नहीं बोला कि तुम बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते हो। कोई बच्चा चाहे तो बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों का फॉर्म फिल कर सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जब बीएड स्पेशल एजुकेशन का फिल करोगे तो कोई स्पेशल एजुकेशन का एक ही सब्जेक्ट चूज करोगे, जब बीएड का फिल करोगे तो बीएड का कोई एक ही सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। जिन्होंने पूछा था, यस प्लीज, विशाखा या किसने पूछा था, ये शशु या किसने, ठीक है, जो भी था, ठीक है, यस सर, थैंक यू। ठीक है। तो सेम स्पेशल एजुकेशन में पैटर्न फॉलो आपको होता हुआ देखने के लिए मिलता है बेसिकली, ठीक है। पेपर ऑनलाइन है और पेपर स्ट्रक्चर ये जो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, ये पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है भाई, ये नहीं पूछेंगे, पार्ट ए ये नहीं पूछेंगे। पेपर 1 घंटा 15 मिनट, सॉरी 1 घंटा 45 मिनट का होता है, ठीक है, 105 मिनट्स का, 75 क्वेश्चन आएंगे डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोग अच्छे खासे बच्चे ऐसे हैं जिनको BHU बीएड का पेपर देना है, वो डेली बाइट्स पर इसलिए भी प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं कि उनको ये है कि जब सर BHU का बैच अनाउंस करेंगे, अरे भाई इट इज सेम पेपर कोड, ठीक है, इसीलिए BHU का अनाउंस्ड नहीं है। अब अनाउंस क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने अनाउंस नहीं किया। अदरवाइज आप ये मतलब आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो कि आप चाह रहे हो कि अच्छा नहीं, जब तक वीडियो के ऊपर कवर इमेज BHU का नहीं लिखा रहेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि सेम प्रिपरेशन क्लास है। अरे भाई लैंग्वेज का मतलब चाहे BHU में दो चाहे DU में दो, तुमको COQP 05 ही प्रिपेयर करना है। चाहे तुम बीएड मैथ दो DU में दो चाहे BHU में दो, तुमको COQP 07 ही प्रिपेयर करना है। तुम बीएड साइंस का दो, BHU में दो, DU में दो, COQP 06 में फॉलो होगा। और चाहे तुम DU में दो चाहे BHU में दो, तुमको COQP 04 ही फॉलो करना है पेपर में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब फॉर्म फिल करते हो ना तो पेपर कोड वगैरह पूरा चूज करने का सारा ऑप्शन रहता है। इस तरह से सब देखोगे, हर चीज़ चूज करोगे कि बीएड ह्यूमैनिटीज से हो कि बीएड लैंग्वेज से हो, ठीक है। पेपर का मीडियम क्या रखना है, इंग्लिश रखना है, हिंदी रखना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उस पेपर कोड से एडमिशन ले रही है। जैसे सेलेक्ट ऑल का जहाँ बटन दे रखा है, ये थोड़ा पुराना है जो आपकी स्क्रीन पर है, ये जो सेलेक्ट ऑल का बटन शो कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का नाम शो करता है। जब तुम फॉर्म फिल करोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पेपर, सबसे पहले तुमको पेपर कोड चूज करवाएगा। मान लो तुमने चूज किया COQP 03 या लेट से 06, जब तुम 06 चूज करोगे तो बोलेगा लैंग्वेज चूज करिए, फिर तुमको बोलेगा कौन से यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भी देगा कि उस पर्टिकुलर पेपर कोड से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है। तुमको बस यहाँ पर टिक कर देना है कि मैं BHU का भी भरूंगा, DU का भी भरूंगा, गलगोटिया का भी भरूंगा, उस पेपर कोड से जो यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही होगी, ठीक है। एंड BHU बीएड का फीस कितना है, 3,806 रुपये बीएड का फीस है और बीएड स्पेशल फीस है 3,800 रुपये। ये पूरे साल भर का फीस है, ठीक है। और आर्या महिला PG कॉलेज का फीस कितना है, 17,900 रुपये फीस है, ठीक है। और उसी तरह वसंता कॉलेज फॉर वुमेन का फीस कितना है, 13,200 रुपये, ठीक है। एंड अगेन तो जब आप कमज़ोर पढ़ोगे
आपका फैसला कोई और लेगा। समझना क्या है हमको इस बात में बस कि भाई ऐसा है, बीइंग अ मेल, बीइंग अ फीमेल, जब आप सेलेक्ट होगे, जब आपके पास ऑप्शन रहेगा, तभी आपकी लोग बात सुनेंगे और करेंगे। ठीक है, तभी आपके लोग बात सुनेंगे और करेंगे। अदरवाइज ना तुम्हारे घर वाले तुमको डिसीजन लेने देंगे। अगर लेने देते हैं तो अच्छी बात है कि तुम्हारा नहीं भी रिजल्ट आ रहा, तुमको डिसीजन लेने दे रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा आप भी अपने आप पास ऑप्शन रखिएगा। बिना सेलेक्ट हुए तुम फालतू बकवास नहीं करोगे कि अरे सर हम BHUs लेने भरे, कौन जाता। अरे तुमको बुला भी नहीं रहे हैं, जब तुम्हारा हो जाएगा बुलाएंगे तब देखना कि तुमको इमीडिएटली एहसास होगा कि तुमने पेरेंट्स का नया चेहरा देखोगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, करवा लेते हैं, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। वो भी देखते हैं, आप भी देखोगे कि क्या चीज़ आप पे सूट कर रहा है, तुम पे है तब भी। ऑल्सो जितनी ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूट से आप सेलेक्ट होकर जाते हो, अपॉर्चुनिटी मिलता है, दिमाग का उसी तरह वाइब ओपन होता है, ऑप्शंस उसी तरह ओपन होता है। जैसे मान लो कोई घर है पे रहता है, पहली बार बनारस पढ़ने गया, वहाँ दुनिया अलग देखने के लिए मिलती है, दिल्ली पढ़ने गया अलग दुनिया देखने के लिए मिलती है, मुंबई अलग देखने के लिए मिलती है, बेंगलोर अलग देखने के लिए मिलता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है और फिर आपको समझ में आता है कि यार हमको पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही बात करोगे कि स्टारबक्स में जो नॉर्मल आपको कॉफ़ी सर्व कर रहा हो 12 घंटा काम कर रहा है और कंपनी को उसकी घंटा नहीं पड़ी और CEO को चार्टर्ड प्लेन भेज रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज का जो डिफरेंस है वो चीज़ आपको समझना होगा। और ये तो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आदमी जब पैसा कमाता है, आदमी बहुत सारा पैसा भी कमाता है तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं, बहुत तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जब तुम पैसा नहीं कमा रहे होते हो ना, तुम्हारे पास एक ही चैलेंज होता है कि तुमको पैसा कमाना है, क्योंकि बाकी के सारे चैलेंजेस तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। अभी तो तुम जिंदगी में कुछ सुलझाए ही नहीं, फिर तुमको जिंदगी में पहले ये सुलझाना है। ठीक है, और एक बार जब आप एक लिमिट के बियॉन्ड चीज़ों को मेक थ्रू कर लेते हो तो फिर आपके पास ये चैलेंज नहीं रहता कि पैसा कमाना है, क्या करना है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा ऑल द वे आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस रहते हैं। मेरे आगे ये चैलेंज नहीं रहता कि मैं कितना कमाऊंगा, मेरी सैलरी कितना है। मेरे आगे ये चैलेंज रहता है कि जो डेली बाइट्स में 10 लोग काम करते हैं, उन सभी 10 लोगों का पेमेंट एकदम कट टू कट पिछले 3 साल से 4 साल से अगर किसी एक फिक्स डेट पर पे होता है तो उस दिन कैसे पे होगा। मेरे को अपना नहीं देखना है, मेरे को जो बैटल ग्राउंड है वही चेंज कर दिया है मैंने। मेरे को ये नहीं देखना है कि अच्छा वो फलाना ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्रमोशन देंगे नहीं देंगे, क्या है। दे लिया भाई, एक बार कर लिया क्वालिफाई, KVS कर लिया, एक बार हाईकोर्ट में कर लिया क्वालिफाई। ठीक है, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स आते हैं कि सर इसके बाद हम मास्टर्स में एडमिशन लेंगे, नेट JRF का एग्ज़ाम देंगे और फेलोशिप भी मिलने लगेगा। तो अगेन मैं कहता हूँ फेलोशिप भी मिलने लगेगा, उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद पता नहीं है। यार साल भर फेलोशिप भी मिल जाएगा तो उसके बाद क्या। ठीक है, पैसे के साथ एक दिक्कत और है, एक बार कमाने लगो ना और उसके बाद नहीं कमा रहे हो तो दूसरी समस्या है। बहुत से ऐसे लोग हैं फेलोशिप पर ऐसा रिलाई करने लगते हैं नेट JRF और एग्जाम क्वालिफाई करके, बाद में फेलोशिप नहीं मिलता तो उनकी लग जाती है, ये दिक्कत होने लगता है। तो ज़रूरी है ना कि थोड़ा ठीक तरीके से जाइए। सबका पेपर स्ट्रक्चर देखोगे, सब में वही लैंग्वेज, वही मैथ, वही रीजनिंग, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ज़रूरी है कि यार यहीं से ढंग से पढ़ते हुए जाइए, ढंग से टीचर्स, मेंटोर्स, ट्यूटर्स ये सब अपने लिए ढूंढिए। और वाकई में ना ढंग का गुरु आपको ढूंढना पड़ेगा, ये शास्त्रों के एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और फिर जो आपको बोलेंगे वो चीज़ करना पड़ेगा, उनके लिए सब कुछ आपको करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार मतलब पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, कोचिंग बहुत मिल जाएगा, तुम कहाँ से सीख कर निकलोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। क्योंकि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये तो सारे प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं ना। और पर्सनल चैलेंजेस का क्या, घर वाले किसी की धमकी दे रहे होंगे शादी करा देंगे, किसी के घर वाले धमकी दे रहे होंगे कि जल्दी बेटा कुछ करो, कब सेलेक्ट होगे, तुम्हारे पीछे हम ये पैसा लगाएं वो पैसा लगाएं, बहुत तरह तरह की बातें हो रही होंगी। तो वो पर्सनल वाले चैलेंज पर तो कोई बच्चे से बात ही नहीं कर रहा है, जो मेंटल प्रेशर हो रहा है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहाँ तो फिर आपको ऑल द वे एक डिफरेंट चाहिए, आपको एक ऐसा टीचर, एक ट्यूटर चाहिए जो भाई आपको उस स्ट्रेस से बाहर रखे, उस प्रॉब्लम से बाहर रखे, सस्टेन्ड वे में आपको एक मोटिवेशन रहे, सस्टेन्ड वे में आपको एक स्पिरिट बरकरार रहे, और उसके बाद जब आप पढ़ोगे तब जाके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। और अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ने में टॉपर नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं भी टॉपर नहीं था, आई वॉज वेरी एवरेज एंड लेकिन आपको चीज़ों की समझ है ना, आपको दुनियादारी समझ में आ रही है, आपको काम कैसे करना है, प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या है,
कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारे 70 की जगह 65% भी डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, मेरे पास मेरे बैच के टॉपर्स मेरे पास जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं और काम भी किए हैं मेरे साथ। ठीक है, और शायद जितने दिन बैच में पढ़े होंगे मेरे साथ, हमेशा मैं उनको लगता रहूँगा ये बहुत नालायक है, पीछे जाके अपने लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम करता रहता है, मैं तो यहाँ सारा असाइनमेंट लिख लिख के दे रही हूँ, मेरे तो 85% हैं और ये हैं वो हैं। ये बातें मैं वैसे जॉब रेडी स्किल वगैरह में एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को कि यार वो परसेंटेज और ये वो क्या आपको एग्जैक्टली डिफरेंस समझना है। ठीक है, एंड अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा था, तो वो जामिया में उसने डीएलएड कर रखा हुआ, वहीं जामिया से बीएड भी कर रखी है, तो बताने लगी कि सर मैं कुछ पूछ रहा था, कुछ मैंने पूछा कि ये कैसे करेंगी, ये करके दिखाइए, तो बोलती क्या है कि सर मैं वहाँ की टॉपर हूँ, मेरा 89% था। कुछ नहीं, रिजेक्ट कर दिए इस बात पे, खत्म बात। भाई हमारे पास एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, हमारे पास एक सेट ऑफ चैलेंजेस है, आप उस सेट ऑफ चैलेंजेस को सॉल्व करिए। ठीक है, आप हमारे क्लास में जाओगे, हमारे स्टूडेंट को आप बेस्ट डिलीवर करके दीजिए क्लास में। ठीक है, अपने लेवल पर बेस्ट स्टूडेंट को गाइड करके दीजिए। तुम्हारा 90% होगा, उसका मेरे स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा 45% भी हो, मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, और स्टूडेंट को भी इसी बात से मतलब होना चाहिए कि टीचर वो टीचर जो आपको समझे। जैसे मैं इस बात का बहुत स्मार्ट मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इस आइडिया से बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं करता हूँ, इसीलिए आप देखोगे डेली बाइट्स पर भी हम लोग ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं कि यूट्यूब पर लाइव खूब झमाझम पढ़ा रहे हैं और अंत में 1000 रुपये का मॉक टेस्ट दे दिया है, कुछ दे दिया। क्यों नहीं करते हैं? जहाँ पर 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वहाँ तुम टीचर को जानते हो, टीचर तुमको नहीं जानता है, और तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैं, भाई योर टीचर शुड नो यू, कि वो बच्चा कैसा कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मैं उसको आइडिया दे रहा हूँ, वो चीज़ ग्रैस्प भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी को कितना भी समझा लो, अंत में आदमी काम अपनी ही समझ से करता है, और जिंदगी में वही ज़्यादा कामयाब है जो दूसरे की गलती से सीख जाए, या दूसरे के समझाने से अपने उम्र में थोड़ा सा समझ पहले ही गेन कर ले। इसीलिए थोड़ा कहा जाता है कि कोशिश करना चाहिए आदमी को कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, शादी, विवाह थोड़ा सा अपने उम्र में किसी से बड़े व्यक्ति से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अगर मान लो मैं 25 साल का हूँ और मैं किसी 20 साल वाली लड़की से प्यार कर लूँ, तो उसको यही दिखेगा, आईफोन होना चाहिए, कौन सा ड्रेस है यार, तुम ठीक से तैयार होकर नहीं आते हो, बाल ठीक से नहीं जा रहे हो, या टी शर्ट ठीक कर लो। और मैं उसको क्या कहूँगा, यार ये सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं, तू जैसे ही ग्रेड्स कंप्लीट कर, तेरा अगली बात ये फोकस होना चाहिए। मैं उसको ये समझा रहा हूँ, तो कुछ नहीं, ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन तक वो सुनेगी, वो मानेगी कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन वो फिर कहेगी यार यू साउंड लाइक अंकल, यू साउंड लाइक माई फादर यार, बट आई डोंट फील वेरी कनेक्टेड विद यू। क्योंकि आप इस बात को समझिए, आपको हमेशा किसी आगे वाले से समझना होगा। बेहतर क्या है कि जो आपसे ज़्यादा उम्र में, मतलब देखो उम्र किसी एक्सपीरियंस का वो नहीं होता है, ठीक है, ये भी बात समझिएगा। कहने का कि वर्क प्रोफाइल में जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जैसे कि मेरे से बहुत सारे बड़े उम्र में ऐसे भी लोग हैं, तमाम ऐसे टीचर्स हैं 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, मेरे ही सीटेट के बैच में मेरे अंडर में पढ़ते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, मेरे ही लेक्चर से, मेरे ही गाइडेंस से पढ़ रहे हैं। कहने का सेंस है कि उनका एक्सपीरियंस और समझ आपसे ज़्यादा हो, कि जो बात उनको समझाएं तो वो आप करो। जैसे कि मैंने कहा कि 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहिए, तो मेरे कहने पर क्या फिल कर देंगे? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डेली बैच सेशन रेगुलरली ज्वाइन करते रहते हैं। आप देखिएगा, यही जून 2025, जुलाई 2025 में जब मैं सेशन कर रहा हूँ, अब तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैंने तो वाला फॉर्म ही नहीं फिल किया, मैंने तो सिर्फ ड्यू का फॉर्म फिल किया था और मैंने सिर्फ एक पेपर कोड चूज किया था, COQB 04। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे कह देने मात्र से आप नहीं करोगे, आपको ये समझना होगा यार ये बंदा बार बार क्यों कह रहा है कि 5 फॉर्म फिल करो। ठीक है, आपको समझना होगा कि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, पेपर स्ट्रक्चर अलग है। जब आप उसको समझोगे ना, तभी तुम्हारा उस डिग्री के प्रति सीरियसनेस डेवलप होगा। अदरवाइज तमाम बीटेक वाले खाली घूम रहे हैं, तमाम बीएड वाले खाली घूम रहे हैं, तमाम MBBS वाले तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से कोई एक मरीज मिल जाए जिसका हम किडनी काट के बेच दें। तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो है क्या कि ना, उस सेक्टर में आप क्लैरिटी डेवलप करोगे जितना ज़्यादा आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जैसे कल किसी ने कहा कि सर हम डेली बाइट्स को 1 ईयर या 2 ईयर्स देख रहे हैं, आई वॉन्ट कि सर आप प्लीज़ आप M.Ed भी कवर करिए। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, कभी भाई लगा तो कवर कर लेंगे, लेकिन क्यों नहीं करते? अरे उसके मेरे अपने अलग अलग रीजंस है भाई। ठीक है, उसके मेरे अपने अलग अलग रीज़न है। पढ़ाने के लिए तो मैं स्टेट PCS के स्टूडेंट को पढ़ा दूँ, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर
कि मेरे को क्लियर है ना कि मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा वर्क प्रोफाइल, मेरा जॉब, मेरा विजन, मेरा करियर प्रोफाइल, आई एम अलाइंग टू टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कुछ भी कोई बोल रहा है तो कर लो, अरे एसएससी का क्यों नहीं कर ले, तो अरे ये क्यों नहीं कर ले, तो नहीं यार, आई एम वेरी क्लियर कि आई एम ओके विद टीचर एजुकेशन, आई वांट टू डू दिस ओनली। इफ आई वांट एप्पल, व्हाई आर यू गिविंग मी ऑरेंजेस? एप्पल हैज इट्स ओन वैल्यू, ऑरेंज हैज इट्स ओन वैल्यू, गुआवा हैज इट्स ओन। ठीक है, आप ये क्यों कह रहे हो कि अच्छा व्हाई डोंट यू कीप ऑल द फ्रूट्स? अरे नहीं, मे बी आई एम ओके विद द टेस्ट ऑफ वन, आई डोंट लाइक द अदर वन, क्वाइट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको एज ए स्टूडेंट ना आपको लिटरली फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या ऐसा चीज या क्या ऐसा व्यक्ति है जो आपका जेन्युइन वे में प्रॉब्लम और कंसर्न सॉल्व कर पाए। ठीक है, आपको हमेशा मतलब ये स्पिरिट आपको अपने माइंड में रखना है कि जेन्युइन वे में आपका प्रॉब्लम कैसे सुलझेगा। चलिए खैर, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी को कोई डाउट और क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल टेक योर क्वेरी एंड आई विल कंक्लूड द सेशन फॉर BHU B.Ed। और कल हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT B.Ed पर बात करेंगे। वहाँ पर NCERT के रिगार्डिंग समझेंगे वाई RIE इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू परस्यू B.Ed। कल हम उस पर चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको अभी डाउट है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। एंड टुमारो विल बी डे 3 ऑफ द 7-day टीचर्स डे वीक सेशन ऑफ डेली बाइट्स। ठीक है, यस यस, किसी ने हैंड रेज कर रखा था, किसी को कोई क्वेरी? ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस निशा। सर मुझे ये पूछना था, मेरा ना बहुत गैप हो गया है ग्रेजुएशन में, 2021 में किया था, उसका प्रोस्पेक्टर भी नहीं मिलेगा तो फेम एलिजिबिलिटी शो करेगा ना? यस, कोई दिक्कत नहीं है ओके सर, थैंक यू। निशा, गैप वैप से कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड है कि तुम उसके बाद भी करियर में मेक थ्रू कर पा रही हो, सेलेक्ट हो रही हो कि नहीं। सर यस। ठीक है, जिंदगी में 1-2 साल 3 साल कुछ कहीं बिगड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जरूरी है कि आगे सही हो जाए। ओके सर, फोकस ऑन द ब्राइटर साइड। यस विशाखा, यस प्लीज। सर आपने जैसे बोला था कि हमें एक ही कोड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, COQP 03 मतलब वो मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं वो इसी से एडमिशन लेते हैं। तो जैसे मतलब मेनली मेरा हिंदी का ये कि मुझे लैंग्वेज में ही जाना है, तो इसमें मैंने अभी तक तो देखा नहीं, मतलब COQP 03 में हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हो तो मुझे ही इसमें फिल करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, तो तुम मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फिल की फॉर्म, इमेजिन करो। ठीक है, ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तुमने फॉर्म फिल किया, अब तुम वहाँ B.Ed में एडमिशन कैसे लोगी? सर आपकी बात तो ठीक है, बस मेरा क्वेश्चन ये था कि COQP 03 में लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं देखा, जैसे उसमें इकोनॉमिक्स है, अरे एक सेकंड सोशल विशाखा, एक साइंस है, सेकंड हिस्ट्री विशाखा, है। एक सेकंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है तो कैसे एडमिशन लोगी? हाँ फिर वो COQP मतलब 03 से ले रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तुमको एडमिशन लेना है तो क्या करोगी? COQP 03 वाला पेपर कोड दोगी, राइट? ओके, हाँ जी। यस और नो? विल रिपीट द क्वेश्चन यस अगेन। सर। अगर तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है B.Ed करने के लिए, तुम कौन सा पेपर कोड दोगी? 03। ठीक है, तुम 03 में एडमिशन ले ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, या मान लो तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में एडमिशन लेना है, तुमने 03 का पेपर दिया। देखो ऐसा है ना, अब CUET को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पढ़ के आ रही हो क्या नहीं पढ़ के आ रही हो, उसका सीधा है कि भैया हम 03 के पेपर में साइंस भी पूछते हैं, सोशल साइंस भी पूछते हैं, और कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज का भी पूछते हैं, हम सब कुछ पूछते हैं। तो जो पेपर में पूछ रहा है वो आपको देना है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है तुम क्या पढ़ के आ रही हो, कि तुम लैंग्वेज की हो, कि तुम सोशल साइंस की हो, कि तुम साइंस के हो, उनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुमको 03 के थ्रू एडमिशन देना, तुम जाके 03 के सिलेबस और पेपर देखो, चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। एंड हाँ, ये सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर देने वाला सिस्टम भी अब शुरू हुआ है, नहीं तो पहले सभी बच्चे सेम पेपर देते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। ठीक है, हाँ जी सर, वो तो बताया आपने। हाँ, तो सेम बात यहाँ भी लागू हो रहा है। तुमको 03 का पेपर देना है तो डजेंट मैटर वो लैंग्वेज पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता है, अगर साइंस पूछ रहा है तो तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। एंड विशाखा, अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ भी कम ही जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। किसी और कोई डाउट?